तो लास्ट टाइम हमने ड्रॉ तक छोड़ा था, है ना। आज हम देखेंगे पेज लेआउट। तो अगर पेज लेआउट में आप देखें तो यहाँ पर ये थीम्स हमने पहले ही वर्ड में पढ़ा हुआ है। दूसरा ये जो सेक्शन है अरेंज, ये भी हमने पहले ही देखा हुआ है। दूसरा अगर आप देखें यहाँ पेज सेटअप बोलकर दिया हुआ है, और पेज सेटअप में भी आप देखें तो मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें भी हमने पहले ही देखा है। जरा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पर। जैसे मार्जिन, मार्जिन पे अगर जाऊं तो आप देख सकते हैं मार्जिन्स, और आप सभी को दिख रहा है कि ये सेंटीमीटर में बता रहा है, और मैंने वर्ड में आप लोगों को दिखाया था। हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल, आपको जाना कहाँ है, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और यहाँ एडवांस्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। आप सेंटीमीटर में लेना चाहें तो सेंटीमीटर, जो कि डिफॉल्ट यूनिट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया इंचेस, ओके कर दिया, तो अब ये मार्जिन्स आपको इंचेस में शो होंगे। ठीक है। दूसरा, आप कस्टम मार्जिन पे जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो गया पेज सेटअप का, और यहाँ पर आप मार्जिन में देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, पूरा ऑप्शन मिला हुआ है। आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। हेडर फुटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए हेडर फुटर में आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। साथ ही आपके पास यहाँ पर दिया हुआ देखिए सेंटर ऑन पेज। सेंटर ऑन पेज से क्या मतलब हुआ, किस चीज को सेंटर, जैसे आप देखेंगे ये पेज है, इस पेज में आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये क्या है, आपका शीट, ये जो पीछे आपका ये शीट है, इसी चीज को वो बता रहा है कि पेज पे कहाँ पर वो अलाइंड होगा। इसी चीज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल आप सेंटर कर सकते हो बीच में, और इसी तरह से वर्टिकल भी, जैसे मैं करके दिखाऊं। अभी देखिए कहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया तो देखिए वर्टिकली सेंटर पे हो गया। हॉरिजेंटल पे क्लिक किया तो देखिए हॉरिजेंटली सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं अलाइन। दूसरा, इसका टिक मैं हटा देता हूं, और फिर यहां से बाहर निकलते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया देखिए ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में आपको पता ही है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप बोलकर दिया हुआ देखिए। तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट, लैंडस्केप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है साइज। साइज भी हमने पहले ही देखा, A4 लीगल, ज्यादातर हम इन्हीं पेजेस को यूज करते हैं। तो जैसे ही आप देखिएगा, मैं यहाँ पर A4 साइज पेज को जैसे क्लिक करूँ, अभी देखिएगा ये आपका शीट कैसा दिख रहा है। और मैं जैसे ही यहाँ पे साइज, और ये मैंने A4 ले लिया, A4 लेते ही आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डैश 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 लाइन आपको नजर आ रहा होगा, देखिए, है ना। और ये लाइन कहाँ पर जाके खत्म होता है, इसको मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे की तरफ, तो नीचे जाते जाते आप देखिएगा इसका खत्म होता हुआ भी दिखाएगा, देखिए। मैं थोड़ा सा जूम इसको कम करता हूँ, ये छोटा मैंने कर दिया, देखिए बता दिया। ये जो छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये एक एक पेज को बता रहा है। और क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि काफी बड़ा शीट होता है, तो काफी बड़ा शीट है तो फिर यहाँ पर ऐसे तो पेजेस दिखाई देंगे, तो ऐसे हमारे पास ये पेजेस के बाउंड्रीज आ गए। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैं चलूं, आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है सेट, यहाँ पे दिया प्रिंट एरिया बोलकर दिया है, और प्रिंट एरिया में एक छोटा सा एरो क्लिक करता हूँ। आप देखिए दिया हुआ है सेट प्रिंट एरिया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा पेज है ना। इस पेज पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ पहले। ये मैंने पेज पे टाइप किया, और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से, आप सभी को मालूम है ये कैसे लाना है नंबर्स। और ये मैंने दोनों पेज देखिएगा, इस पेज पे, और ये डॉट डॉट लाइंस दिख रहा है आपको, डैश डैश दूसरे पेज पे। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और क्लियर नजर आए हमको। ये येलो कर दिया, इस पेज वाले को मैंने कर दिया यहाँ पर ये ब्लू कर दिया। ठीक है, दोनों चेंज कर दिया। अब मैं फाइल में चलता हूँ और प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करते देखिएगा फर्स्ट पेज में येलो, क्योंकि वो येलो वाले पोर्शन के अंदर आया था। और फिर नेक्स्ट करता हूँ तो दूसरे पेज में देखिए ब्लू वाला वो दूसरे पेज पे था। तो ये इस तरह से शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो सेक्शन है, देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, बस इसी सेक्शन को प्रिंट करना चाहता हूँ, बाकी किसी को भी नहीं। ठीक है, तो मैंने इस सेक्शन को सेलेक्ट किया, और फिर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, और प्रिंट एरिया में आप देख सकते हैं दिया है सेट प्रिंट एरिया। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही अब देखिएगा यहाँ पर ये मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो देखो एक बॉक्स जैसा बन गया, ये एक बाउंड्री जैसा बन गया। अब इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ मैंने सेलेक्ट किया था वही प्रिंट होगा। तो चलो मैं दिखा भी दूं। अब मैं फाइल में चलता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ, तो आप देखिए वही सेक्शन सिर्फ पेज पे दिखाई दे रहा है, मतलब वही प्रिंट होगा। ठीक इसी तरह से मैंने एक सेक्शन तो सेलेक्ट किया, आप समझ लो यहाँ बॉटम में, यहाँ पर भी मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिया,
और फिर ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्या चाहता हूँ, इसको भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने माउस से प्लग सेलेक्ट किया और फिर प्रिंट एरिया। अब इस बार मैं सीधा डायरेक्ट प्रिंट एरिया, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करने की जगह पे मैं करूंगा ऐड टू प्रिंट एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक प्रिंट एरिया मैंने बना के रखा हुआ है ये। इसी के साथ-साथ मुझको ये भी चाहिए। अगर मुझको ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, ऐसा अगर कुछ है कंडीशन, तब तो मैं डायरेक्ट सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा, तो उससे क्या होगा, पहला वाला एरिया हट जाएगा और दूसरा वाला एरिया प्रिंट में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एरिया एक साथ मुझको चाहिए, तो मैं ऐड टू प्रिंट एरिया करूँगा। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते देखिए ये इसका बाउंड्री अभी भी है और नीचे चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बाउंड्री भी बन गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अब फाइल, प्रिंट, और आप देखेंगे यहाँ पर ये पहले पेज पे आ रहा है। मैं नेक्स्ट करता हूँ इसके सेकंड पेज, ये मैंने सेकंड पेज लिया, आप देखिए यहाँ पर आ रहा है ना? तो ये दोनों ही क्या हो गए, प्रिंट के लिए सेट हो गए। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं, जिसको-जिसको आपको प्रिंट करना है। दूसरा आप चाहो तो इसको क्लियर भी कर सकते हो, ये प्रिंट एरिया, और आप यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर दो और क्लिक करते ही देखिए ये बाउंड्रीज हट गए, मतलब अब नॉर्मल तरीके से प्रिंट होने वाला है। दूसरा आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया है देखिए ब्रेक, और ब्रेक याद होगा हमने पेज वर्ड में हमने सीखा था, इंसर्ट पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करना। ये किस लिए दिया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने एक और पेज ले लिया, एक और शीट, और एक शीट लिया और इसको भी मैंने साइज सेट किया इसका। ये मुझको डैश डैश लाइन दिखा रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ लाइंस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ लाइंस लिख लिया। अब मान के चलो यहाँ पर मुझको इस पेज पे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना था, इतना ही। फर्स्ट पेज में मुझको इतना ही रखना है। अब बाकी सब कहाँ रखना है, नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे इतना ही रखना है। अब नेक्स्ट पेज कहाँ पे है, मैं नीचे जाऊँ तो नेक्स्ट पेज मेरा देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब फर्स्ट पेज पे जो लिखना था मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट पेज के लिए मुझको बार-बार इतना नीचे आके काम करना पड़ेगा ना। इसी चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, इतने नीचे क्यों? क्योंकि मुझको तो इस खाली जगह पे कुछ नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर और इन यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक। ये मैंने लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गया। मतलब अब ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया और इसके बाद ब्रेक हो गया, तो अब मेरा ये सेकंड पेज हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेकंड पेज का जो भी मैटर है वो यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। तो ऐसे। दूसरा, इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ऑल पेज, रिमूव पेज ब्रेक, ये क्लिक किया, आप देखिएगा वो लाइन चला गया, मतलब पेज ब्रेक हट गया। ठीक है? ठीक ऐसे ही यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है देखिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड कैसा व्हाइट कलर है। आप चाहें तो कोई चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही आ गया ऑप्शन। यहाँ से मैं वर्क ऑफलाइन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सी ड्राइव में रखा हुआ है। तो यहाँ से आप सभी को मालूम है सी ड्राइव पे फोटोज रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से जाकर जो भी फोटो आपको बैकग्राउंड में लगाना है आप उसको सेलेक्ट करो और फिर इंसर्ट, ये हो गया। ऐसे बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं इमेजेस। आपको इसको रिमूव करना है तो ये बैकग्राउंड देखो आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट बैकग्राउंड, क्लिक कर दो, ये हट गया, हटा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखो दिया हुआ है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स क्या है एक्चुअल में, आप देखिएगा यहाँ पर क्या प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ये हेडिंग ABCD 1 2 3 4, ये नॉर्मली प्रिंट में कभी नहीं आते। आप देखिएगा मैं यहाँ पर फाइल में जाकर प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करने पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ना, पूरा व्हाइट कलर देखो, कुछ भी नहीं। वो रो कॉलम्स यानी ABCD 1 2 3 तो आ ही नहीं रहा है, साथ ही ये जो ग्रिड लाइंस हैं, बॉक्सेस बने, ये भी प्रिंट में नहीं आते। तो यहाँ पर मैं चलूँ तो यहाँ पे चलने पे देखिएगा आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया मैंने अभी-अभी दिखाया आपको। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए रो टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था कौन सा, टेबल, और टेबल में वर्ड में हमने पढ़ा था रो को रिपीट करने के लिए। ये वही ऑप्शन है देखिए। कैसे कैसे यूज करना है देखो मैं दिखाऊं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा साइज कर लेता हूँ ताकि जो मैं लिखूं आप लोगों को दिखाई दे। ये मैंने साइज बड़ा किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि रोल नंबर, नेम, कोर्स, डेट, फीस। ठीक है ये, और इसको मैं थोड़ा ये, और फिर यहाँ पे रोल नंबर एक ही डाल रहा हूँ मैं 1, फिर राज, ये डेट, और फिर यहाँ पर फीस। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ, देखो ये पेज का बाउंड्री दिख रहा है सभी को। नीचे मैं चलता हूँ और नीचे दूसरा, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ जैसे 1 1 1।
फिर नेम मैंने डाल दिया, फिर यहाँ पे डेट, पेज, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए ये पहला, ये सेकंड पेज है और ये फर्स्ट पेज। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, ये मैंने फाइल प्रिंट, आप देख सकते हैं पहला पेज, और पहला पेज में आपको दिख रहा होगा, हेडिंग्स भी दिख रहा है और जो डेटा हमने डाला वो भी दिख रहा है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज करता हूँ, सेकंड पेज पे गया, तो आप देखिए सेकंड पेज पे मुझको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, डेटा दिख रहा है, हेडिंग आ ही नहीं रहा। हम चाहते हैं ये हर पेज पे रिपीट हो, तो वही सेम चीज जैसे वर्ड में हमने किया था, ये मैं चला जाता हूँ पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पर आप देखेंगे दिया है रोज टू रिपीट एट टॉप। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं माउस पॉइंटर पीछे पेज पे लेके जाऊंगा, देखो माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है एक एरो की तरफ, वो भी कैसा एरो, राइट की तरफ दिखाता हुआ, क्योंकि नॉर्मली रो कैसा होता है, ऐसे होता है ना, राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल। तो मैं ये रोल नंबर पे जाके एक बार क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और आप देखिए पूरा रो सेलेक्ट हो गया, और रो सेलेक्ट होते ही उसका रेंज यहाँ पर लिखा हुआ आगे देखिए। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओके, ये मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर देखने से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, देखो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, लेकिन प्रिंट में जरूर पड़ेगा। फाइल प्रिंट, ये फर्स्ट पेज, और ये नेक्स्ट पेज करते ही देखिएगा आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट पेज किया मैंने, देखो नेक्स्ट पेज में भी देखो गोपाल वाले में देखो आ गया हेडिंग। तो ऐसे हेडिंग्स को हर पेज पे रिपीट करवाना है टॉप में, तो रो को सेलेक्ट करो, और अगर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट साइड पे अगर आपको रिपीट कराना है हर पेज के लेफ्ट साइड में कोई हेडिंग, क्योंकि देखो ज्यादातर कई बार क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड में भी हम ऐसी चीजों को रखते हैं जो रिपीट हो हेडिंग की तरह। तो अगर ऐसा कुछ है तो कॉलन रो यूज करो, यानी कॉलन हेडिंग का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट यहाँ पर बाहर चलें तो आपको प्रिंट टाइटल्स, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। नीचे की तरफ आप देखेंगे प्रिंट बोलकर सेक्शन दिया, और इस प्रिंट सेक्शन में क्या क्या दिया देखिए, ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस ये जो पीछे बॉक्सेस हैं जो मैंने दिखाया प्रिंट में नहीं आता, अगर आप इसको टिक कर देंगे तो क्या होगा, प्रिंट में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट से क्या मतलब हुआ, आप जो भी कलर यहाँ पे लगा दो, लेकिन अगर आपने इसको टिक कर दिया तो प्रिंट में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट होगा, कलर में नहीं। ड्राफ्ट क्वालिटी किस लिए होता है, ड्राफ्ट क्वालिटी रफ बेस पे अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो इसको यूज कीजिए। रो एंड कॉलन हेडिंग, मैंने जैसे बोला था ना, ये ऊपर वाला एरिया ABCD, इन्हीं के बारे में ये कह रहा है, अगर इसको प्रिंट करना है तो फिर रो कॉलन हेडिंग्स को आप टिक कर दो। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पे दिया कमेंट्स। कमेंट्स देखिए नन सेलेक्ट है, याद होगा राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कमेंट्स बोलकर ऐड करते हैं, तो वो प्रिंट में आना चाहिए क्या, तो नन सेलेक्ट है तो नहीं आएगा, लेकिन आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है, एट एंड ऑफ शीट, शीट के लास्ट में खत्म होने के बाद, इसी तरह से एज डिस्प्लेड ऑन शीट, शीट पे जैसा दिखाई दे रहा वैसा प्रिंट करो, उसके लिए तो जैसा ऑप्शन आपको लेना ले सकते हैं कमेंट्स के लिए। सेम यहाँ पे दिया सेल एरर, एरर्स एज, तो यहाँ पे सेल एरर्स, यहाँ पे देखिएगा अभी हम आज से ही फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो देखना धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूलाज लगाने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे तरह के एरर्स देखने को मिलेंगे, और हम एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो सेल में एरर आएंगे उनको कैसा होना चाहिए, उनको प्रिंट में कैसा, जैसा डिस्प्ले है वैसा ही प्रिंट होना चाहिए, या फिर ब्लैंक हो जाना चाहिए उसकी जगह पे, या डैश डैश प्रिंट हो जाना चाहिए, या NA बोलकर लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप प्रिंट में कैसा चाहते हैं एरर के लिए, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, दूसरा ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस, पेज ऑर्डर बोलकर दिया, पेज ऑर्डर किस तरह से, डाउन देन ओवर, मतलब पहले ऊपर से नीचे की तरफ ये जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे जैसे खत्म हो जाएगा फिर इस तरफ जाके फिर नीचे आएगा, देखिए इस तरह से। और अगर आप लेते हैं ओवर देन डाउन तो देखिए इस तरह से ये Z बनाएगा, किस तरह से, इसका मतलब है देखिए मैं पहले डाउन ओवर ये वाला ले लेता हूं, मैं छोटा करता हूं इसको, मैं टिक हटा देता हूं, पहले ओके करता हूं। यहाँ पर देखिए मैंने छोटा किया इस पेज को, तो देखिए मैंने दो पेज में टाइप किया हुआ, ये पहला पेज में देखो कुछ टेक्स्ट टाइप है, दूसरे पेज में टेक्स्ट टाइप है, तो जिन जिन पेजेस में टेक्स्ट टाइप होगा उसी को वो काउंट करता है, बाकी पेजेस जो ब्लैंक है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो इसको क्या बोलेगा वो, पहला पेज, फिर इसको क्या बोलेगा, दूसरा पेज, है ना। अगर मैं इसके नीचे और लिखा हुआ होता, जैसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अगर मैंने यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ होता तो इसको पहला पेज, फिर इसको दूसरा पेज, इसको तीसरा, और अगर फिर यहाँ पे भी मैं कुछ पेज में कुछ लिखा हुआ होता तो इसको चौथा पेज बोलता, पहला दूसरा तीसरा फिर ये चौथा, ऐसे आता। तो ये डाउन, डाउन वाला ऑप्शन। ओवर वाला ऑप्शन से क्या मतलब होगा, इसको पहला इसको दूसरा, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो ब्लैंक है उसको वो छोड़ देगा, ये सारे को वो छोड़ देगा, इसको कभी वो यूज नहीं करेगा, जिसमें आपने लिखा उसी को। तो जो डिफॉल्ट सेट है उसको वैसे ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, कुछ चेंज करने का हमको जरूरत नहीं होता। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास ये प्रिंट टाइटल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि स्केल टू फिट बोलकर दिया। देखिए स्केल टू फिट याद होना चाहिए, मैंने वर्ड में भी दिखाया था एक ऑप्शन प्रिंट करते समय 2 पेज को एक पेज में प्रिंट करना, 4 पेज को एक पेज में, वही सेम चीज है। होता क्या है देखिए, जैसे मैं यहाँ पर तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे खींच लेता हूँ, ये आ गया, मैं इस तरफ तो बहुत ज्यादा आ गया, ये समझ लो ये कितने चले गए देखियो, ओहो 101, यहाँ 102 कर देता हूँ और ये चला गया, टोटल देखिए 126 है। लेकिन जब मैं प्रिंट करता हूँ, है ना, प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट पेज में 124 तक ही आ रहा है, दिख रहा है सभी को 124 तक। तो 24 तो 25 26 कहाँ चला गया, तो देखो दूसरे पेज पे चला गया। अब सिर्फ 2 लाइन के लिए मैं नेक्स्ट पेज नहीं यूज करना चाहता, मैं वो चाहता हूँ ये जो 2 लाइन है ये भी फर्स्ट पेज में ही प्रिंट हो जाए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। एक आध लाइन के लिए आप एक और पेज क्यों यूज करोगे। तो इसी चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या करो, यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है स्केल। स्केल में मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया 95%, और आप 95% करते ही मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार, देखो अभी ये 100%, ये मैं चलो 100% कर देता हूँ। और 100% करने पे आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे 100% है अभी। तो यहाँ पर आप नीचे देखो तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं नीचे जाऊं तो आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ पर है, देखो 25 के ऊपर है ना, बाउंड्री खत्म होने का। लेकिन जैसे मैं इसको 95% करता हूँ, ये मैंने 95% किया, और करते ही आप अब देखो यहाँ पे लाइन कहाँ पे आ गया, एक के ऊपर आ गया ना 25 के, अब 25 अंदर आ गया। मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ यहाँ पे 90, तो देखो अब ये 26 भी अंदर आ गया बाउंड्री के। मतलब अब मैं प्रिंट के लिए जाता हूँ, फाइल प्रिंट, तो आप देखोगे सारे के सारे एक पेज पे आ गए। तो इस तरह से स्केल कम करके ज्यादा करके आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। सेम और एक क्या चीज कर सकते हो आप, यहाँ पे विड्थ और हाइट बोलकर भी दिया हुआ है। ये विड्थ और हाइट, विड्थ से मतलब आप विड्थ में आप पेज में कितना प्रिंट, यानी अगर आपका विड्थ में बहुत सारा डेटा लिखा है, कई बार क्या होता है हमारा जो टेबल होता है वो टेबल कैसा होता है, विड्थ में ज्यादा बड़ा होता है, इस तरह से हमारा टेबल इस तरह से होता है ना, इस तरह से विड्थ में हमारा ज्यादा बड़ा टेबल हो जाता है। अब इसमें मैं क्या चाहूंगा, विड्थ में मैं चाहूंगा ये पूरा का पूरा डाटा एक पेज में आ जाए। तो इसी चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया, विड्थ में आप जाके ऑटोमेटिक सेट है उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, 1 पेज, है ना, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये 1 पेज में सेलेक्ट करूंगा तो जितना भी डाटा है वो सभी एक पेज में प्रिंट होना चाहिए। 2 पेज सेलेक्ट करूंगा मतलब 2 पेज, जितना भी डाटा है वो कितने पेज में प्रिंट होना चाहिए, 2 पेज में। तो इस तरह से विड्थ में। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो हाइट में, कि भाई हाइट के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, हाइट, तो सारी चीजें एक पेज में आना चाहिए, या सारी चीजें 2 पेज में बढ़ जाना चाहिए, या सारी चीजें 3 पेज में बढ़ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया। तो जब चाहे आप जैसा यूज करना चाहो वैसा कर सकते हो। और जैसा कि मैंने वर्ड में भी बताया था, टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट वाली चीजें और आप बहुत सारी चीजों को एक पेज में प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा, जो दिखेगा नहीं। तो अगर ज्यादा ज्यादा चीजों को अगर आप एक पेज में करना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा है इमेजेस वाले पेजेस को आप कर सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया, देखिए शीट ऑप्शंस, जिसमें देखिए ग्रिड लाइंस, हेडिंग, ये दोनों टिक है ना, दोनों टिक है, इसलिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं। ग्रिड लाइंस देखो, ये टिक हटा दूं तो देखो ग्रिड लाइन अब दिखाई दे रहा है क्या, ब्लैंक दिख रहा है। तो ब्लैंक में काम करना अच्छा लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम इसको ग्रिड लाइन को तो ठीक ही रखते हैं। दूसरा हेडिंग, हेडिंग टिक है व्यू, तो ये हेडिंग टिक हटा दिया, देखो ABCD हट गया, यहाँ 1 2 3 भी हट गया, लेकिन हमको तो देखना जरूरी होता है इसलिए हम इसको रखते हैं। अब आप इसको क्या चाहोगे, प्रिंट में भी चाहिए, तो अगर आप प्रिंट में भी चाहिए तो ये दोनों को ऑप्शन यहीं से टिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट में भी ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगे और प्रिंट में हेडिंग भी आ जाएंगे। तो अगर चाहिए तो टिक कर दो, फिर उसके बाद नॉर्मल जब भी प्रिंट करोगे तो फिर वो प्रिंट आउट भी निकल आएगा। ठीक, तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिले हुए हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, और यहाँ से आगे हम देखेंगे फॉर्मूला सेक्शन, जो कि एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एक्सेल नॉर्मली किस लिए यूज होता है, फॉर्मूलाज के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। तो वही चीज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज में यहाँ सबसे पहला सेक्शन अगर आप देखें इस तरफ लेफ्ट में, तो लिखा है इंसर्ट फंक्शन। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे फंक्शन, तो क्या मतलब हुआ, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये यूजर डिफाइंड होते हैं।
यानी हम बनाते हैं फॉर्मूला, है ना? कैसा प्लस करना है, ब्रैकेट में डालना है, अपनी मर्जी से हम जैसा चाहें फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन एक प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर एक्सेल ने बनाकर दे दिया हमारे काम को आसान करने के लिए, ताकि हम ज्यादा स्टेप्स में काम ना करें। कई सारे कामों को करने के लिए उसने क्या किया? एक प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। भाई प्लस करना है तो ये करो, माइनस यानी कि एवरेज निकालना है तो ये करो, है ना? ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पे फंक्शन देखने वाले हैं कई चीजों को करने के लिए, और उन सभी को करने के लिए आसान बनाने के लिए उसने क्या बना दिया हमारे लिए? फंक्शन। उसने प्री डिफाइंड, और हमको उसी के हिसाब से उसको वैल्यू प्रोवाइड करना है कि अगर आपको कोई सम करना है तो उसी के हिसाब से किसको किसको सम करना है तो आपको देना पड़ेगा उसको। तो वो वैल्यूज हम उसको प्रोवाइड करेंगे, और वो जैसा चाहेगा वैसा वैल्यू हम उसको देंगे। अपनी मर्जी का हम ऐसा नहीं दे सकते, है ना? तो ये प्री डिफाइंड पहले से बने हुए एक स्ट्रक्चर जो हम यूज करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन। और आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो आप देखना हम फंक्शन बनाना भी सीखेंगे, है ना? हम कैसे फंक्शन बना सकते हैं प्रोग्रामिंग में, देख। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला, उसके अंदर दिया इंसर्ट फंक्शन, और इसका देखो एक सिंबल है एफ एक्स। और इस एफ एक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, याद है मैंने इसको क्या बोला था? फॉर्मूला बार। और यहाँ पर भी देखो एफ एक्स, मतलब मैं फॉर्मूला में जाकर इसको क्लिक करूं, उसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ? डायरेक्ट इसको भी क्लिक कर सकता हूँ, वो एक ही मतलब है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इंसर्ट होम। होम में याद होगा मैंने आप लोगों को ऑटो सम बताया था जरा सा, जिसके अंदर हमको सम, एवरेज, ये सब कुछ मिलता है। वही सेम चीज यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहला यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डेटा रखा है, और इसी डेटा को हम यूज करना देखेंगे। तो सबसे पहला मैं क्या करना चाहूंगा? यहाँ पर मैं करना चाहूंगा टोटल। और टोटल मतलब ऐड करना ना, नंबर्स को ऐड करोगे, जो भी सब्जेक्ट है उनको हम टोटल करके कहाँ लाना चाहेंगे? प्लस करके यहाँ पे। एक मैंने बताया था आपको, सिंपल इज इक्वल टू, या आपने प्लस किया, फिर उसके बाद दूसरा सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, ऐसे एक एक करके आप क्या करते हो? सेल को सेलेक्ट करते हो, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था। ये एंटर कर दिया और ये बन गया इस तरह से। और दूसरा मैंने यहाँ से आप लोगों को दिखाया था ये सम, सिंपल यहाँ पे दिया देखिए सम, ये क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, ऊपर नंबर था तो इसने ऊपर वाले को ले लिया, है ना? इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले सिंपल तरीके से दिखाता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पर सम को क्लिक किया तो लेफ्ट साइड जो नंबर थे उसको सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी शो हो रहा है। आपको सिंपल क्या करना है? एंटर। एंटर करते ही देखिए टोटल आ गया। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे सम का यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ फंक्शन में, वो चीज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने जहां पर टोटल निकालना है वहां पर रखा, और फिर मैं चलता हूँ फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, और ये आ गया एक बॉक्स इंसर्ट फंक्शन का। और मुझको इस बॉक्स के अंदर देखिएगा मुझको करना क्या है? सम। तो देखो सम बोलकर लिखा हुआ इसके अंदर है लिस्ट में, कौन सा? मोस्ट रिसेंटली यूज, जो भी हमने रिसेंट में जितना भी ज्यादा फंक्शन जो भी यूज किया है उनके नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मुझको यूज करना है सम, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एडिशन के लिए, प्लस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड सम। तो वही वर्ड यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है? सम। ये मैंने सम को क्लिक किया तो इसका सिंटेक्स कैसा होगा ये यहाँ दिखा रहा है, देखिए सम ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इस तरह से आप जितने भी नंबर देना चाहो दे सकते हो, बता रहा है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया सम, और फिर नीचे चलता हूँ, यहाँ पे दिया ओके बटन, और इसको मैं ओके कर दूंगा। ये मैंने ओके किया, ओके करते देखिए एक और बॉक्स आ गया देखिए, और सिंपल इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है देखिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अब मुझको उसको वैल्यू देना है, किसको? टोटल करना है, ठीक है? तो ये वैल्यू देने पे यहाँ पर आप देख सकते हो, आप देखोगे सम लिखा हुआ है, सम हम कर रहे हैं। और जैसा कि नॉर्मल हमने पहले भी देखा था, तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है? जो भी उसके सामने नंबर्स होते हैं वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने क्या रेंज ले लिया देखो, D3 कॉलन H3 खुद ही ले लिया। मैंने डाला क्या? नहीं, मैंने सिर्फ उसको क्लिक किया, ओके किया, वैसे यहाँ पे वही सेम रेंज आ गया। देखो क्या रेंज आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा था तो D3, तो देखो ये D है ना, और ये कौन सा सेल है? 3, और ये क्या है? H, और ये 3। तो इस पूरे नंबर्स को उसने क्या ले लिया? एक रेंज में ले लिया। तो कभी भी उसके लेफ्ट में या राइट में कहीं पे भी उसको नंबर दिखेगा तो पहले वो उसको सेलेक्ट कर लेता अपने आप खुद ही। और आपको यहाँ पर दिखा रहा है, देखो उसमें क्या क्या वैल्यूज है, 55, 75, है ना? ये देखो 75, 48, 58, 49, वही सेम वैल्यू है इसके अंदर। और ये करली ब्रैकेट में है, ये भी ध्यान रखना, करली ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज कॉमा कॉमा करके आए हुए हैं। करली ब्रैकेट का क्या मतलब होता है ये भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी सिंपल देख लेते हैं। जो भी रेंज में था वो सारे वैल्यूज आ गए, और यहाँ नीचे देखो 285 आंसर आ गया बोलकर बता रहा है, सिंपल।
तो जो रेंज में उसको उसने बता दिया। अब मैं सिंपल इसको क्या कर दूंगा, देखो ओके, ओके करते ही देखिए यहाँ पे आ गया आउटपुट सिंपल। ठीक इसी तरह से फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद फिर से मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहूंगा, एक रेंज में, जैसे यहाँ पर ये पूरा रेंज था ना, इसको उसने टोटल किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक ये, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, इसको एक ये वाला ग्रीन और एक ये वाला। अब मुझको इनमें से इन तीनों को प्लस करना है सिर्फ, ठीक है, एक इसको एक इसको एक इसको, अलग अलग जगह पे। एक जगह पे था तो उसने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब ये सब अलग अलग जगह है ना, और यहाँ पे रखा मैंने फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन, और मैंने फिर वही ले लिया सम, ओके किया। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ओपन हो गया, देखिए, और यहाँ पे लिखा है नंबर 1। इसमें देखो ये रेंज ले लिया, कौन सा रेंज ले लिया, तो मैं नीचे आपको आकर दिखाऊं, तो इसने रेंज ले लिया D6 और फिर I6। D6 I6 कैसे, यहाँ पे रखा हुआ, इसलिए यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रेंज ले लिया ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको लेफ्ट साइड में नंबर्स दिख गए। लेकिन मुझको उसको तो नहीं करना है ना, मुझको इनको नहीं करना, मुझको किसको करना है, इस 35, 59 और इसको करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रेंज है इसको मैं हटा दूंगा और इसकी जगह पे क्या ले लूंगा, देखो 35, ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद दूसरा नंबर देखो, नंबर 2 पे गया और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 59, देखिए ऐसे। आपको देखो ऐसे इस तरह से नंबर 2 नंबर 3 बढ़ते बढ़ते कितना आ सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो रेंज दिया हुआ है कितना आ सकता है, लेकिन इतना लंबा तो जाता नहीं है कभी, लेकिन इतना दिया हुआ आपको जा सकते हैं। फिर इसी तरह से मैंने 3 ले लिया, ये 65 को, ये मैंने ले लिया 59, और फिर इसके बाद इसके नीचे वाले में जाकर देखो 65 हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको उसने टोटल करके भी दिखा दिया, देखिए 159। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये क्यों दिया है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, अलग अलग लोकेशन से अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े तो उसके लिए। सेम रेंज में है तब तो आपको नंबर 1 में ही सारा काम हो जाना है, लेकिन अलग अलग लोकेशन में है तो आप ऐसे अलग अलग सेलेक्ट। और साथ ही आप क्या कर सकते हो, जैसे नंबर 4 में गया और नंबर 4 में जाकर मैं ऐसा रेंज भी बता सकता हूँ, देखो इतना ये सबको भी करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं अलग अलग भी बता सकता हूँ और एक रेंज भी दे सकता हूँ साथ में। तो सारा चीज हम कर सकते हैं। ये आ गया देखिए 397। अब मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, ओके, ये हो गया। अभी ये देखिए हैश बोलकर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा, इसका विड्थ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलो कंट्रोल Z करते हैं, ये मैंने एंटर किया, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, देखिए आगे यहाँ परसेंटेज का फॉर्मेट लगा हुआ है इसलिए परसेंट का साइन आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग रेंज को करना है तो उसके लिए दिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर इसको हटाता हूँ, फिर से मैं चलता हूँ दोबारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैं फिर से गया इंसर्ट फंक्शन और फिर मैंने ले लिया सम, ओके, और फिर मैंने यहाँ पर दे दिया रेंज। कभी भी रेंज ध्यान देना, जो आप चाहते हो वही सिलेक्टेड है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या करना, अपनी मर्जी से, ये मैं गया अपनी मर्जी से इस रेंज दे दूंगा, ठीक है। अगर सही रेंज यहाँ पर है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अपने हाथों से क्लिक प्रेस करके ये सेलेक्ट करोगे, देखो आ गया D3:H3। तो रेंज हमेशा कैसा बनता है, कॉलम्स में, है ना, स्टार्ट रेंज D3 और फिर कॉलन लगाकर फिर H3। हमको लिखने का जरूरत बहुत कम पड़ता है सेल का नंबर, है ना, ऑटोमेटिक हम माउस से ही सेलेक्ट करते हैं, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे माउस से ही काम करता है। तो ये लिखकर फिर मैंने इसको ओके कर दिया और ये ओके करते ही ये आ गया। अब ये फॉर्मूला हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ सेलेक्टेड है तो देखो ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है। साथ ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करो इस सेल पे, तो देखो ये दिखा दिया, देखो कि क्या लगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर D3:H3। तो ये देखो ब्लू कलर से था तो इसको ब्लू कलर में पूरा कलर के साथ रहेगा, अलग अलग रेंज को अलग अलग कलर्स में वो दिखाएगा। तो किस तरह से लिखा हुआ देखो, हमको ये लिख कर भी करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज, तो अब देखिए मैं इसी को लिख कर खुद करता हूँ, कैसा लिखा है देखो, सेम ऐसे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा इक्वल का साइन, हर फॉर्मूला लगाते वक्त, फंक्शन लगाते वक्त इक्वल का साइन लगाना है। फिर मैंने देखो एस, जैसे ही मैंने लिखा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, देखो बहुत आसान है, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ये देखिए SU लगाते ही देखो आ गया, सम भी दिख रहा है नीचे, तीसरा कैरेक्टर मैं दबा देता हूँ, देखो सम आ गया। सम के बाद क्या था, ब्रैकेट लगाया था ना, तो ब्रैकेट आपको अपने हाथों से शिफ्ट दबाकर 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट लगेगा नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कीबोर्ड से टैब बटन बटन दबाओ, ये ब्रैकेट खुद ब खुद लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका, टैब बटन लगा और अब देखियो यहाँ पे लिखा हुआ देखो नंबर 1 कॉमा नंबर 2, वहां पर भी ऐसे ही था ना, नंबर 1 नंबर 2, पूरा स्क्रीन टिप दे रहा है आपको।
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इसको क्लिक प्रेस करके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये आ गया D4 कॉलन H4। तो इस तरह से हम रेंज देकर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर हमको ब्रैकेट क्या करना है, क्लोज। याद रखिएगा ओल्ड वर्जन में ब्रैकेट क्लोज करना कंपलसरी होता था, अगर आप नहीं करते थे तो एक एरर आता था। लेकिन यहाँ पर आप एंटर कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं एंटर कर देता हूँ बिना ब्रैकेट लगाए, देखो आ गया टोटल, क्योंकि उसने क्या किया, खुद ही लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो खुद ही इसको मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट नहीं लगाया तो उसने लगा दिया। लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि कई दफा ऐसा होगा कि कई दफा हमको फॉर्मूला में ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक था तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन कई जगहों पे हम कई सारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और हमको क्लोज करना होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है जितना ब्रैकेट ओपन करते हो उसको अच्छा प्रैक्टिस है क्या, ब्रैकेट क्लोज भी करो। तो ये कर दिया मैंने। सेम इसी तरह से जैसे मैं इन कलर वाले को करना चाहता हूं तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये मैंने इस कलर को सेलेक्ट किया, कॉमा, देखिए कॉमा यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखो कॉमा डालना बोलकर, फिर ये दूसरा नंबर सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर इसके बाद ये तीसरा नंबर सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्या कर लूंगा मैं लास्ट में, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर, ये आ गया, सिंपल। तो ऐसे हम प्लस कर सकते हैं। तो हमको दोनों तरह से आना चाहिए, एक वहां से और दूसरा हमको यहाँ से, यानी कि मैनुअली टाइप करके। सबसे ज्यादा तो हमको मैनुअली टाइप करके फॉर्मूला लगाना आना चाहिए फंक्शन, क्योंकि हर जगह हम फॉर्मूला या फंक्शन क्या करेंगे, अपने हाथों से टाइप करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये मैंने लगाया, और इसके बाद मैं चाहूंगा सबका निकल आए, हर एक का थोड़ी ना लगाते रहेंगे। तो एक लगाया, सबका आ जाना चाहिए, तो ये कॉर्नर, ये डॉट, ये माउस पॉइंटर इस पे रखता हूँ। देखिए ब्लैक कलर का जो प्लस का साइन आता है इसको हम कहते हैं फील हैंडल, है ना, क्या है ये ब्लैक कलर का प्लस का साइन, फील हैंडल। इसको क्लिक प्रेस करके आप इस तरह से खींच लीजिए जहां तक आपको चाहिए, ये सभी जगह देखिए प्लस लग गया, तो टोटल आ गया। दूसरा चीज, अब यहाँ पे देखो 10 रिकॉर्ड थे तो चलो ठीक है, 10 थे, मैंने क्या किया, पकड़ कर खींच लिया तो सबका आ गया, चलेगा। लेकिन अगर मैं रिजल्ट के लिए कर रहा हूं तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं एक स्कूल में, भाई 100 बच्चे हो सकते हैं, 1000 बच्चे हो सकते हैं, तो क्या सबके लिए मैं ऐसा पकड़ कर खींचते खींचते नीचे जाऊंगा तो टाइम लगेगा ना। तो ऐसा ना करना पड़े इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, आप देखिएगा यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर रखकर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा आप देखेंगे सभी में देखिए फिल हो गया, जहां तक उसको डाटा मिलेगा वहां तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं इस डॉट को, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो एवरेज। एवरेज और सम में दोनों फंक्शन को यूज करना सेम है, अलग अलग नहीं, बस कैलकुलेशन अलग है लेकिन तरीका वही है। देखिए इंसर्ट फंक्शन, ये आ गया और इसके अंदर लिस्ट में क्या एवरेज है, देखिए ये है, ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर ओके, ओके करने से पहले दिखा दूं, देखिए सिंटेक्स वैसे ही है ना सेम, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया, आपको यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट उसने खुद ही रेंज ले लिया, देखिए, है ना, देखिए D3 से I3 तक, लेकिन ये रेंज गलत है। कैसे, तो आप देख सकते हैं ये D3 से ये I3, मतलब एवरेज निकालने के लिए उसने टोटल को भी ले लिया, तो ऐसा तो गलत है ना। एवरेज कहाँ तक होना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि टोटल को भी ऐड कर ले। तो टोटल को ऐड करेगा तो गलत ही आएगा, देखिए 95 आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपनी मर्जी से रेंज देंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 49 तक। अब देखो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है, 57। अब इसको मैं ओके कर दूंगा, ये मैंने कर दिया ओके, और ओके करते ही देखिए ये आ गया हमारा परसेंटेज। लेकिन याद रखिएगा ये एवरेज है ना, आप जैसे स्कूल कॉलेज में आप जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसा नहीं है ये, क्योंकि देखिए ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इज इक्वल टू टोटल, है ना, टोटल डिवाइड बाय मैंने कर दिया 5, डिवाइड बाय 5 मतलब 5 सब्जेक्ट, और पांचों सब्जेक्ट किस हिसाब से होंगे, 100 मार्क्स के, तब ये फॉर्मूला सही है। अगर ये जैसे नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही फिर क्या हो जाता है, कॉलेज में हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का नहीं होता, है ना। आप देखना टोटल मार्क्स कितने का होता है, जैसे आप लोग जो PGDCA DCA कर रहे हो उसके टोटल मार्क्स कितने के होंगे, 1300, ऐसे ही 1350, ऐसे राउंड फिगर में है ही नहीं, देखो 1350 इस तरह से होंगे। तब आप क्या करोगे, कैसे परसेंटेज निकालोगे, जो भी मार्क्स आपको मिला, जैसे ये मिला हमको जो भी मार्क्स 285, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तब आपका परसेंटेज निकलेगा। तब आपका ये काम नहीं करेगा, है ना, तब ये गलत। तो याद रखिएगा
हमको स्कूल का रिजल्ट का अगर निकालना, अगर 100 मार्क्स का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमको ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करना। हमको जैसे मैंने आप लोगों को बताया फॉर्मूला लगाना, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, है ना, तो आपको डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ठीक है, तो फिर मैं इसको ले लेता हूँ। ये मैंने सिंपल निकाला, इसी चीज को मैं यहाँ से भी करके दिखा दूं। देखो डबल क्लिक करता हूँ, वही सेम तरीका, रेंज देना। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे रखा मैंने इज इक्वल टू एवरेज। देखिए एवरेज लिखा, आ गया, टैब बटन मैंने प्रेस किया और फिर सिंपल वही सेम तरीका, ये मैंने रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर एंटर, ये हमारा निकल आया। अब इसको मैं पकड़ कर नीचे ले लेता हूँ या फिर डबल क्लिक कर दूं वो भी चलेगा। ये मैंने डबल क्लिक किया और ये आ गया। तो सिंपल टोटल जैसा है ना, सम जैसा ही एवरेज भी निकालने का है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं एक और फंक्शन जो है हमारे पास, मैं दिखाऊंगा आज, रैंक। रैंक निकालना। सबसे पहला जान लें कि रैंक निकलता कैसे। मैनुअली अगर आप रैंक किसी का निकालें तो कैसा होता होगा, जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलता है उसको पहला रैंक, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा कम है उसको दूसरा, फिर उससे कम तीसरा, चौथा, पांचवा। डिवीजन नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है, रैंक काफी लंबा होता है। तो रैंक निकालना है हमको। तो रैंक निकालने के लिए अगर मैं चाहूंगा कि इन सबका रैंक मुझको, जैसे आप सभी को, आपने सभी ने समझ लो एग्जाम दिया, अब सभी में सबसे ज्यादा, सबसे पहला रैंक किसका अगर मुझको पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आप सभी का नंबर मुझको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो यही होगा ना, आप सभी का नंबर मुझको जब तक पता नहीं होगा तब तक मैं कैसे पता करूंगा कि किसको सबसे ज्यादा मिला, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक का नंबर मैं पूछूं कि उसको कितना मिला और मैं सबका रैंक बता दूं, नहीं हो सकता ना। सभी का नंबर जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कैसे बोलोगे कि किसको सबसे ज्यादा मिला फिर उससे कम मिला। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमको रैंक निकालना होगा, तो यही चीज करना होगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे निकालना इसलिए यहाँ पे रखा और मैं चलूंगा यहाँ पर सीधा इंसर्ट फंक्शन। और यहाँ पर मैं एक और चीज मैं दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट में तब तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर लोगे। लेकिन अगर यहाँ लिस्ट में कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर इस लिस्ट में सम नहीं मिला, एवरेज नहीं मिला या रैंक नाम का फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो क्या करोगे, तो सिंपल यहाँ पे टाइप करोगे सर्च फॉर अ फंक्शन। इसको कभी भी याद रखना, यहाँ क्लिक मत करना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैंने हमेशा बोला कोई भी टेक्स्ट अगर पहले से सेलेक्टेड है तो उसको मिटाने का जरूरत नहीं है, आप सीधा टाइप करो, वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीधा रैंक। देखिए रैंक लिखकर मैं क्या करूंगा, गो, गो बटन दबाऊंगा। तो अगर इस लिस्ट में वो फंक्शन ना दिखे तो फंक्शन का नाम लिखो और गो बटन दबाओ। गो दबाते ही देखिए यहाँ पे रैंक वाला आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक रैंक है, एक रैंक डॉट एवीजी है, एवीजी से मतलब एवरेज, एक रैंक डॉट ईक्यू है, ईक्यू से मतलब है इक्वल। और याद रखिए ये जो रैंक ये वाला, इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, देखो ये फर्स्ट वाला रैंक सेलेक्टेड, ये कब यूज होता था, एक्सेल 2007 या उससे पहले, ये फंक्शन। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है कि इसको मत यूज करो नए वर्जन में, जो हम अब यूज करते हैं। किसको यूज करना है, या तो फिर रैंक ई क्यू, ये दोनों एक ही है, रैंक और रैंक ई क्यू दोनों एक ही है, लेकिन ये पुराने वर्जन के लिए था और ये नए वर्जन के लिए उसने बनाया। तो ज्यादा कोशिश करो इसको यूज करने का, क्योंकि दोनों एक ही है, बस थोड़ा से इम्प्रूव करके आपको दिया हुआ इसने। तो सिंपल मैं अभी तो आप लोगों को यही करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो 3 सेक्शन है इसके, नंबर, रेफरेंस और ऑर्डर। ठीक है, ओके करता हूँ, देखते हैं हम इसको। ओके करते ही आप देखेंगे ये बॉक्स आ गया और इस बॉक्स के अंदर आप देखिएगा ये, इस बॉक्स में आप थोड़ा सा पहले ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ जो चीज है, नंबर, आरईएफ से मतलब है रेफरेंस और ऑर्डर। और ये तीनों देखो कैसे लिखे हैं, ये थोड़े डार्क कलर में है ना, बोल्ड कलर में। और ये ऑर्डर कैसा लिखा हुआ देखो, लाइट कलर में। तो इसको ध्यान रखना कि जो डार्क कलर में होते हैं वो क्या होते हैं, मैंडेटरी, मतलब उसमें आपको वैल्यू देना ही देना है। और ऑर्डर जो लाइट कलर में लिखा है वो क्या है, ऑप्शनल, मतलब अगर आप इसमें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑप्शनल है, बाकी सभी आपको कंपलसरी, आपको उसमें वैल्यू देना ही देना है। तो पहला क्या बोल रहा है, नंबर। नंबर से मतलब किसका आपको रैंक निकालना है। ठीक है, नंबर का मतलब क्या हुआ, किसका आप रैंक निकालना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर रैंक निकालने के लिए दो चीजें हमारे पास हैं, पहला टोटल और दूसरा एवरेज। आप चाहो तो टोटल को यूज करो या फिर आप किसको यूज करो, एवरेज को, दोनों में से कोई भी। क्योंकि अगर कोई आपको अपना टोटल मार्क्स बताता है तो भी आप उसमें कंपेयर कर सकते हो, और अगर परसेंटेज बताता है तो भी आप उसमें से कंपेयर कर सकते हो, तो जो चाहे आप यूज कर सकते हो। लेकिन
अगर आप टोटल मार्क्स का यूज कर रहे हो तो सिर्फ इसी को यूज करो, और अगर परसेंटेज को यूज कर रहे हो तो पूरा इसी को यूज करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि इस बाजू में ही परसेंटेज है तो मैं इसी को यूज करता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे सेल नंबर आ गया उसका, है ना, 57 इसको सेलेक्ट किया, उसका देखो सेल नंबर आ गया। आरईएफ रेफरेंस, रेफरेंस से मतलब हमको कंपेयर करना है किनके बीच उसका क्या पोजीशन है। मैं क्या जानना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वाले का जिसको 57 मिला है उसका क्या रैंक है, मतलब उसका क्या पोजीशन है, किनके बीच, उसका इन सबके बीच में कौन सा पोजीशन है। तो इस चीज के लिए मैं रेफरेंस में इन सबको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करूंगा मैं, इन सभी को सेलेक्ट करूंगा। तो मैं ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सेलेक्ट करता हूं, देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसका यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज आ गया ऊपर से नीचे। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मैंने उसको सेलेक्ट किया जिसका मुझको रैंक पता करना है, फिर उसके बाद उसका रैंक उन सबके बीच में क्या है वो पता करने के लिए मैंने क्या किया, सभी का एवरेज सेलेक्ट करके बता दिया किसमें, रेफरेंस में। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है देखो, ऑर्डर। और ये ऑर्डर यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर का मतलब आप उसको कैसा करना चाहते हैं, शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि देखो रैंक कैसा होता है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। रैंक कभी भी कैसा निकाला जाता है, डिसेंडिंग। तो इसलिए यहाँ पे दिखा, देखिए दिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या लिखो, 0, या फिर और ओमिटेड मतलब खाली छोड़ दो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी उसका क्या मतलब होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर लिखोगे, जैसे नॉर्मली बोला जाता है 1 लिखो, उसका मतलब क्या होगा, असेंडिंग, ठीक है। तो हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट भी दिखा रहा है, देखिए 8, और मैं इसको कर दूंगा ओके। ये मैंने ओके कर दिया, देखिए 8 आ गया। अब ये खास ध्यान रखना, देखो अगर मैंने इसका आंसर आ गया, अब मैं इसको पकड़कर बाकियों की तरह टोटल और सम एवरेज की तरह अगर मैं इसको पकड़कर सबका निकाल दूं तो यहाँ पे देखो आंसर गलत आ रहा है, दिख रहा है कैसे गलत आ रहा है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रैंक आ रहा है 68.2, ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे चलो तो इसको भी फर्स्ट बोल रहा है 68, ये तो गलत हो गया ना। 68.2 फर्स्ट होना चाहिए, 68 को सेकंड होना चाहिए, 64 को भी ये क्या बता रहा है देखो, फर्स्ट। और यहाँ लास्ट 64 एक और है देखो, इसको भी क्या बता रहा है, इसको भी फर्स्ट, ये तो गलत हो गया। क्यों ऐसा हुआ, तो इसको आप थोड़ा सा चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ ये क्यों गलत हो रहा है, पहले मैं दिखाऊं टोटल पे। ये टोटल जो हमने निकाला, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं फिर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे तक पूरा डिलीट कर देता हूँ, और फिर यहाँ सबसे ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं ये रेंज लेता हूँ, ये मैंने रेंज लिया, और आपको यहाँ रेंज दिखाई दे रहा है क्या है, D3H3, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ और मैं इसको पकड़कर अब नीचे खींचता हूँ, तो आप देखो इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो इस पे क्या आ गया, D4H4 हो गया, अपने आप हुआ ना, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो बस उसको खींच लिया फिल करने के लिए। ठीक इसी तरह से अगर मैं सब में खींच लूं तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है सेल का नंबर, देखो कि मैं सबको ले लेता हूं, और आप देखिए ये दूसरा वाला लिया, देखो D5H5, D6H6, देखो चेंज हो रहा है अपने आप। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल, ऐसा साइज बड़ा करता हूं मैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, रिलेटिव सेल रेफरेंस। जब भी आप इस तरह से खींचकर ड्रैग करके इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, सेल नंबर अपने आप बदलता जाएगा, चाहे ऊपर से नीचे खींचो या राइट की तरफ खींचो, वो अपने आप बदलेगा। वही चीज यहाँ पर हुआ, देखिए या सभी जगह एवरेज में भी देखना, यहाँ पे लगा है D3H3, यहाँ पे देखो खींचने पे D4H4 हो गया, तो ये अपने आप बदलता है, इसी को रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे आया, जब मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पर देखो ये तो मैंने आप लोगों को वहां से दिखा दिया, चलो अब मैं यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ अपने हाथों से। आप देखिए इजिकल टू रैंक, है ना, रैंक ब्रैकेट, मैं यहाँ पे रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को नंबर, है ना, नंबर देखो लिखा हुआ है, नंबर मैंने 57 को सेलेक्ट किया, कॉमा REF रेफरेंस सभी को सेलेक्ट करना है, ये मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा
कॉमा लगाते ही देखिए ऑर्डर, ऑर्डर देखो स्क्वायर ब्रैकेट में है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल, कोई भी नेम, जैसे ये नंबर अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होता, आरईएफ अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होता तो मतलब क्या होता, वो ऑप्शनल, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, ऑप्शनल। लेकिन ये बता रहा है कि देखो 0 डालोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 डालोगे तो असेंडिंग। तो मैं 0 डालता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। तो अब देखो ये मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ कर खींचा, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो J3 से J12, और यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा ना, J4 से देखो J13। तो इसने क्या किया, ये ऊपर वाले को छोड़ दिया ना, मतलब कि ऊपर वाले के साथ कंपेयर नहीं किया। और क्या किया, नीचे में जाऊं तो देखो ये ब्लैंक स्पेस को सेलेक्ट कर लिया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बदलता जा रहा है ना, क्योंकि वो सेल अपने आप बदल रहा है। देखो अब मैं फिर इसको पकड़कर खींच लेता हूँ पूरा नीचे तक, और यहाँ लास्ट वाले को दिखाता हूँ। ये लास्ट वाले ने क्या किया, देखो ये J12 चेंज हुआ, ये तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि मुझको इसका रैंक पता करना था। लेकिन ये जो रेंज चेंज हुआ, जिसके बीच में उसको कंपेयर करना था, वो लास्ट वाले के लिए क्या हो गया, देखो J12 से लेकर J21, मतलब इसने ऊपर वाले को पूरा छोड़ दिया देखिए, और नीचे ब्लैंक स्पेस को सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि हमारा क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो इस वजह से सेल का नंबर खींचने पे बदल जाता है। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, या तो आप क्या करो, हर एक के लिए अलग अलग रैंक लगाओ। क्या ये पॉसिबल है, हर एक के लिए बार बार अलग अलग? 10 लोग हैं तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर 1000 2000 हुए तब तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इसी चीज के लिए दूसरा एक और ऑप्शन हमको मिलता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं दूसरे तरीके को हम, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मतलब हम क्या कर सकते हैं, सेल को ऐसे बदलने से रोक सकते हैं, वो बदलना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये मैंने डबल क्लिक किया ये, और इस J3 से J12 को मैंने सेलेक्ट किया देखिए, है ना। और इस पे मैं क्या करूंगा, F4 कीबोर्ड से मैंने F4 दबाया। देखिए F4 दबाने पे यहाँ पे क्या लग गया, एक्स्ट्रा डॉलर का साइन डल गया। देखो J3 लिखा है, J के पहले डॉलर, 3 के पहले, J के पहले, फिर 12 के पहले लग गया। तो मतलब ये क्या हो गया, इसने क्या किया, कॉलन को लॉक कर दिया, रो को लॉक कर दिया। डॉलर का साइन यूज हो रहा है एक तरह से रो कॉलन को लॉक करने के लिए। अगर मैं फिर दोबारा दबाऊं तो देखो क्या होता है, अब देखो J के आगे से हट गया, मतलब कॉलन लॉक नहीं है। कॉलन बदल सकता है, J बदल सकता है, EFG कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो 3 का 3 रहेगा और 12 का 12 रहेगा। फिर F4 करता हूं, अब इस बार क्या हो गया, J नहीं बदल सकता दोनों में, देखो J बदलेगा नहीं, 3 और 12 बदल सकता है क्योंकि उसके सामने से डॉलर हट गया। फिर दोबारा दबाता हूं F4, तो देखो अब हट गया। अब मतलब अब दोनों ही बदल सकते हैं, J और रो, दोनों के दोनों कॉलन और रो बदल सकते हैं। लेकिन मुझको क्या चाहिए, ना तो रो बदलना है ना कॉलन, इसलिए मैं F4। तो शॉर्टकट की याद रखो F4, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से यहाँ पे डॉलर लगाओगे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको क्लिक करके फिर डॉलर, फिर यहाँ क्लिक करके वो करना बहुत मुश्किल होगा। तो F4 किया, डॉलर लग गया। अब मैं एंटर करता हूँ, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्लिक प्रेस करके अब इसको ले लिया मैंने। अब देखिए ये अरेंज कर दिया मैंने, अब देखो सभी ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10 देखिए सही आ गया। तो ये क्योंकि अब नहीं बदला, देखो अब मैं सेकंड वाले को डबल क्लिक करता हूँ, देखो ये J4 तो बदला ठीक है, लेकिन रेंज देखो वैसा का वैसा। लास्ट वाले को डबल क्लिक करता हूँ, देखो लास्ट वाले का भी देखो J12 हुआ, लेकिन बाकी रेंज फिक्स है। तो इसी को एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर इस रैंक फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है वो मैं दिखा रहा हूँ, सीखेंगे बाद में इसको ठीक करना। ये मैंने देखो कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया और दूसरे भी स्टूडेंट के सामने जाकर पेस्ट कर दिया। तो अब देखो यहाँ 341, 341, 68.2, 68.2। अब इन दोनों को देखो फर्स्ट रैंक दे दिया, दिख रहा है सभी को, दोनों में ही क्या आ गया, फर्स्ट रैंक। अब ये भी फर्स्ट रैंक है, ये भी फर्स्ट रैंक है, तो सेकंड रैंक कौन है, देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है सेकंड रैंक, सेकंड हट गया ना, क्या आ गया, डायरेक्ट थर्ड आ गया। थर्ड के बाद फोर्थ, यानी कि अगर दो लोगों को फर्स्ट फर्स्ट यानी सेम मिल गया तो दोनों को फर्स्ट बताएगा, लेकिन बैकग्राउंड में वो उसको क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड ही गिन रहा है, इसलिए सेकंड तो गायब है यहाँ पे। अगर मैं क्या कर दूं और एक को वही सेम चीज दे दूं नंबर, ये मैंने क्लिक किया और पेस्ट किया, तो अब देखो 3 लोगों को फर्स्ट आ गया, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। अब क्या हो गया, थर्ड गायब हो गया, सेकंड और थर्ड गायब, क्योंकि 3 फर्स्ट फर्स्ट हो गए ना। तो ये 1 और ये 2, ये 3, अब आएगा फोर्थ का नंबर। क्या ऐसा सही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो सेकंड रैंक ही कहलाएगा ना। चार लोग अगर फर्स्ट रैंक आए हैं
तो चारों का सेम था, लेकिन उससे जिसका भी थोड़ा भी कम था वो तो सेकंड रैंक है, लेकिन सेकंड दिख नहीं रहा, थर्ड भी नहीं दिख रहा। तो इस तरह का यहाँ पर ये प्रॉब्लम है किसमें, रैंक में। इसके लिए हमको थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा कुछ और फॉर्मूला लगाकर इसको ठीक करना पड़ेगा, तो वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो इस चीज को लिख कर रख लेना अपने कॉपी में, रिमार्क में, कि हमको रैंक को थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है वो आगे चल के सीखना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, क्योंकि अभी हम जो सीख रहे हैं सिर्फ इतना ही सीखा, अभी तो बहुत सारे फंक्शंस बाकी है, उन सभी को सीखेंगे तब हम जानेंगे कि और क्या चीज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो फिर आज ये यहाँ तक करके देखो आप लोग, है ना, और दोनों ही चीजें करिएगा, मैनुअली भी और इंटरफेस के साथ भी। ठीक है, और जो भी डाउट आता है मुझको पूछ लें। चलो।